नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल मैथिस आशीष सर। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी एकदम जम के कर रहे हैं। और हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से हर चीज़ों को देखना है, समझना और परखना है, ठीक है। और इसी तैयारी को लेकर मैं आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ, आपका अपना दोस्त, आपका आशीष सर, ठीक है। तो आज एक नए सीखने सिखाने के सिलसिले में एक और नए चैप्टर से या फिर नए शिफ्ट से मैं आपको मुलाकात कराऊंगा। आज का कोई चैप्टर नहीं होगा, आज हम एक पेपर करेंगे और पेपर को हम कैसे करेंगे इसको हमें क्या करना है, सीखना है, ठीक है। तब तक अगर आप चैनल पर तब तक लिए नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और उन लोगों तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करिए जो आपके घरों में या आपके दोस्त मित्रों ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हमने कल किया था, लेकिन इसमें कुछ हमने क्या किया था, कैलकुलेशन मिस्टेक किए थे, क्योंकि ऐसी ह्यूमन एरर सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस वीडियो में सुधारने का प्रयास करता हूँ। जैसे इसको मैंने कल सॉल्व किया था, इस वाली चीज़ को, इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या लिखा है, तो आप कहेंगे 6/11। तो इसको हमने 6/11 लिखा, तो ये कितना हो जाएगा, 6/11 ना हो के ये कितना होगा, 6/55। जब ये 6/55 होगा तो जहाँ पे इसकी वैल्यू हमने रखी थी वो भी कितना होगा, तो आप कहेंगे 6/55 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी रखेंगे और इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 55 रखें, तो 55 रखेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू कितना होगा, 27 ત્યાં आप कहेंगे 81, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगा के। फिर 55 चौका कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 चौको 20, 5 चौको 20 दो कितना 22, और 55 इंटू कितना 27, ठीक है। अब इसको ऐड कर रहे होंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ऐड यहाँ से कर लीजिए। तो यहाँ पे यही हमें मिटाना था, सॉरी, इसको मैं मिटाता हूँ। तो जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा ऊपर 301 इंटू 55 इंटू कितना 27। ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दिया गया, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आंसर क्या होगा, सही होगा। ये कि ये ह्यूमन में एरर हुआ था। और आगे चलते हैं, एक और ह्यूमन एरर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया था कि 6/8 में 5 और 6/25 के 4 के स्थानीय मानों का योग निकालना है। तो ये हमने क्या निकाला था, ये हमने सिर्फ ये संख्याएं निकाली थी और संख्याओं को हमने क्या किया था, निकाल के डायरेक्ट जोड़ दिया था। तो हमें संख्याओं को नहीं जोड़ने हैं, संख्याओं के स्थानीय मान को जोड़ना है। हमने क्या किया, संख्याओं को जोड़ दिया था। तो हम संख्याओं का स्थानीय मान निकाल के जोड़ें तो कितना, आप कहेंगे 0.75 में, मैं आपके लिए लिखता हूँ, तो 0.75 इसमें किसका स्थानीय मान निकालना है, तो आप कहेंगे 5 का। तो 5 के लिए हमने क्या लिखा, 5 लिखा और एक जीरो बढ़ाया और एक अंक पे क्या लगा, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, ठीक, ये हुआ। और दूसरी संख्या क्या थी, तो दूसरी संख्या क्या थी, 0.24, 0.24, इसमें 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 0.04। इसी को हमें क्या करना था, ऐड करना था, ठीक। दोनों के स्थानीय मानों का योग हमें क्या करना है, निकालना है। तो अब जब इसको ऐड कर रहे होंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा, 09। और 0.09 को हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये ऊपर दो अंकों पे क्या है, दशमलव लगा है, इसका मतलब नीचे कितनी बार जीरो बढ़ रहा होगा, तो आप कहेंगे नीचे एक क्या 2 जीरो लगा दीजिए। मतलब आंसर यहाँ पे क्या, बी ना हो के यहाँ पे जो आंसर आपका तैयार होगा क्या होगा, सी। आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा बस मिस्टेक किया और आंसर मेरा क्या होगा, बदल गया। आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसी गलतियां बिल्कुल करेंगे, सबसे ये गलतियां होती हैं, तो ज़्यादा हमें इस पर फोकस नहीं करना है। आपको बस कॉन्सेप्ट यहाँ से लेके जाना है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई करना है और अच्छे से सवालों को हमें क्या करना है, लगाना है, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था भिन्न के बारे में, भिन्न से ऐसे ऐसे सवाल आपके आरआरबी रेलवे पूछती है और आप इसको ऐसे इन तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। आज मैं एक शिफ्ट का पेपर लेके आया हूँ, कल फिर और किसी चैप्टर पे हम बात करेंगे। इसी तरह क्रमवार चलता रहेगा, एक दिन हम किसी शिफ्ट का पेपर कर लेंगे, फिर अगले दिन हम आरआरबी के पीवाईक्यू को लेकर किसी विशेष चैप्टर का विशेष चैप्टर का हम कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज मैं कौन सा पेपर लेके आया हूँ,
ठीक है। अब ये पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 शिफ्ट 1 का पेपर, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करते हैं, अब ये देख रहे हैं कि आप पाई चार्ट से मैंने इसके पहले शिफ्ट में भी एक कराया था क्वेश्चन, अब अगले बारी में मैं पाई चार्ट नहीं लेके आऊँगा, ठीक है। तो आपने देखा अब क्या दिखा है, निम्नलिखित पाई आरेख में कंपनी XYZ द्वारा स्पोर्ट्स किटों की बिक्री पर जानकारी दर्शाता है। वर्ष 2016 के दौरान प्राप्त राजस्व इतना था डॉलर था, ठीक है। अब हम कहें कि ये पाई की वैल्यू परसेंटेज में टोटल कितनी परसेंटेज की वैल्यू होगी, तो टोटल अगर परसेंटेज में बात करें तो आप कहेंगे कितना, टोटल 100% की वैल्यू होगी, ठीक है। टोटल कितने परसेंट की वैल्यू होगी, तो आप कहेंगे 100% के, और 100% पे कुल राजस्व कितना होता खत्म होता है, तो आप कहेंगे 36,82,000, 36,00,000 कितना, 82,000 ख़त्म होता है। अब हम कहें, अब सवाल में क्या पूछा है, क्रिकेट किट की बिक्री पर कितना XYZ द्वारा कितना राजस्व प्राप्त किया गया, मतलब क्रिकेट किट, ठीक है। क्रिकेट किट द्वारा कितना राजस्व प्राप्त है, तो क्रिकेट किट इसमें कहाँ है, तो आप देखेंगे क्रिकेट किट यहाँ पे क्या है, 30% है। क्रिकेट किट द्वारा हमने कितना राजस्व कमाया, 30%। अब इससे हमें 30% की वैल्यू क्या करनी, निकालनी है। तो हमें देख रहे हैं कि 30% में 1 जीरो तो लगा हुआ, मतलब 1 जीरो हम क्या करने घटा दें, ये हो गया 10% की वैल्यू। आप कहेंगे 30% की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें, आप कहेंगे 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 0 0 3 दूना का कितना होगा 6, और 3 नवाटे कितना हो जाएगा 24, 2 हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा क्या हासिल, और 3 6 18, 18 दो कितना, 18 तो कितना हो जाएगा 20 हासिल, फिर लग गया कितना 2 3 3 9 दो कितना 11, इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11,04,600। क्या ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या है, एकदम राइट आंसर है, ठीक है। आप समझ सकते हैं सवालों को, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पॉज करिए और फिर से रिवाइंड करके चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। कह रहा है कि प्लस का अर्थ है ये, ऐसे भी सवाल मैंने पिछले पेपर में कराए थे। अब अगर किसी शिफ्ट में ये सवाल आते हैं तो मैं इसको नहीं कराऊंगा। तो ऐसे सवालों को क्या करने के लिए हमने क्या लॉजिक बनाया था, हमने कहा था कि पहले हम संख्याओं को पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। संख्याएं बस हमने क्या कर लिख लिया, और क्या किया, संख्याओं को हमने लिख लिया और चिन्ह को नहीं उतारा, ठीक। ये देख रहे हैं कि भाग का चिन्ह है पहले स्थान पे, तो भाग किसको दर्शाता है, तो यहाँ पे कह रहा भाग का जो अर्थ है वो क्या है, गुणा है, तो भाग का अर्थ गुणा, हमने यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दिया। भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, ठीक। तो यहाँ पे लगा था माइनस का चिन्ह, और माइनस का क्या अर्थ है, तो माइनस का अर्थ आप कहेंगे क्या है, प्लस है, माइनस का अर्थ हो गया प्लस, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, अब प्लस का क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे प्लस का अर्थ है क्या, भाग, ठीक। तो अभी एक वर्णमाला का सवाल बन गया, तो वर्णमाला में हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो आप कहेंगे सबसे पहले हम डिवीज़न करते हैं। तो डिवीज़न जब करेंगे तो डिवीज़न करते हैं, तो 36 में 6 से डिवीज़न करेंगे तो ये कितना होगा 6, और 190 में 19 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 190। मतलब जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे जो आंसर होगा वो 190 क्या होगा 6। तो आंसर कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है, इसके नीचे एक और सवाल आपके लिए हमने लिखा है, कर दोनों 93, 50, 71, 360 के 2 3 स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। 2 3 स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। अगले सवाल को लगाते हैं, तो हम क्या लिखें, मैंने पहले सवाल को पहले लिखा 93, 50, 71, 360, ठीक। अब कह रहा है दोनों 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो पहले इसको हमने निकाला, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, तो आप कहें 3 लिख लीजिए, और दशमलव के पहले की बात है तो हम 3 के बाद जितने संख्या है उतने जीरो लिखते हैं। तो कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे कि 2 2 4 2 6 कितना 7, तो 7 जीरो हमने लगा 1 2 3 4 5 6 और कितना 7 जीरो हमने क्या कर दिया, लगा दिया। अब इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 के आगे कितने जीरो लगेंगे, तो आप कहेंगे 2 जीरो लगा दीजिए। तो 3 के आगे हमने 2 जीरो लगाया, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 0 0, और 10 में से 3 घटेगा कितना होगा 7, और ये कितना होगा 9 9 9 और कितना 2। इसका मतलब 2 99, ठीक है। इसको सही से घटाएंगे तो 1 9 यहाँ पे बीच में क्या है और आने वाला है, मतलब 29 99। सॉरी बीच बीच में कुछ दिक्कतें आ जा रही हैं, मैं इसको मिटाता हूँ।
ये हाँ, इसको मिटा के सही से लिखें तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 29 99 97 00। तो 19 99 97 00 कहाँ दिख रहा है? तो ये हमारा क्या है? आंसर भी क्या है? सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवालों में करा 500 की सबसे छोटी बड़ी सबसे 500 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे क्रमशः 5 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 5 और 6 बचता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जब देती है तो सबसे ज़्यादा हम फोकस 5 पे कर लेते हैं। ठीक है, सब पे फोकस कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा एग्जैक्ट आंसर निकाल के देता है वो क्या है? 5। अब कह रहा है कि 5 से भाग करने पे कितना शेष मिलना चाहिए? 5 से भाग करने पे कितना शेष मिलना चाहिए? तो आप कहेंगे कितना? 4। ठीक है, 5 से भाग करने पे 4 शेष देने के लिए इकाई का स्थान या तो 4 होता है या तो क्या होता है? 9 होता है। या तो क्या होता है? 4 होता है या तो क्या? 9। फिर से देखें, इसको मैं मिटा रहा हूँ। 5 से कटने के लिए क्या होनी चाहिए? तो 5 से कटने के लिए इकाई का स्थान या तो 5 0 होता है या तो क्या होता है? 5 होता है। तब ये किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 बने या तो क्या होगा? 5 बने। तो इसका मतलब वो संख्याएं 5 से क्या होती? कटती हैं। ठीक, ये तो ठीक हुआ। अब हमें 4 क्या करना है? शेष ढूंढना है। ठीक है, तो 4 कहाँ से शेष मिलेगा? मैं इसको देखता हूँ ऑप्शन से। ठीक, क्या इसमें 4 शेष मिलेगा? आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 0 है, और हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेष नहीं बचेगा। ठीक, क्या इसमें शेष मिलेगा? तो आप कहेंगे नहीं मिलेगा। ठीक, क्या इसमें शेष मिलेगा? आप कहेंगे इसका इकाई का अंक क्या था? 1 था, और भाग करेंगे तो इकाई का अंक भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा? 1। क्या हमें रिमाइंडर 1 की ज़रूरत थी? आप कहेंगे नहीं। इसके इकाई का अंक क्या है? तो इसके इकाई का अंक 9 है, और जब 9 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा? तो इकाई का अंक 4 बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है? हमारा बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। अरे जब 3 आंसर नहीं हुए तो तीसरा वाला क्या आएगा? जो बच गया वही तो आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कि इसको हम लगाने के प्रयास करने लगे। ठीक है, ये सब सवाल लगाने लायक नहीं होते। अगर आप लगाते हैं तो सवालों में काफ़ी क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या फिर लगा भी सकते हैं। लगाने का तरीका मैं चैप्टर में आपको बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन जहाँ ऐसे ऑप्शन से आपको दिख जाए वहाँ ऑप्शन रूल लगा के आप थोड़ा क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लगाने के लिए तो सब लोग लगाते हैं, आप जल्दी कैसे करेंगे? तो ये सब तरीके हैं जो आप क्या करते हैं? सवालों में आपको जल्दी करा देते हैं। ठीक, चलिए अब अगले पे चलते हैं। अब करें, एक फर्म में 150 कर्मचारी। एक समूह से पूछा गया कि उन तीन नई प्रौद्योगिकियों को जानते हैं जो कंपनी काम में प्रस्तुत करने जा रही हैं। 50 ने बताया कि वे सॉफ्टवेयर 1 और 2 जानते हैं। ठीक है, 50 ने क्या बताया? कि वो केवल क्या करते हैं? 1 और सॉफ्टवेयर 1 और 2 जानते हैं। ठीक, मतलब 1 और 2 की जानकारी किसको है? 1 और 2 की जानकारी किसको है? तो आप कहेंगे 50 लोगों को। ठीक है, अब 50 लोगों को 1 और 2 की जानकारी है। ठीक, 30 लोगों को 2 और सॉफ्टवेयर 2 और 3 की जानकारी है, और 90 लोगों को सॉफ्टवेयर 1 और 3 की जानकारी है, और 20 ने बताया कि उनको तीनों की जानकारी है। ठीक है, 20 लोगों ने बताया कि उनको तीनों की जानकारी है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 की जानकारी हम पूछें। जब केवल 1 और 2 की जानकारी हम पूछें तो इसका मतलब 1 और 2 की जानकारी किसको थी? तो आप कहेंगे 50 लोगों को। सॉफ्टवेयर 1 और 2 की जानकारी किसने थे? तो आप कहेंगे 50 लोगों को। लेकिन इन 50 लोगों में क्या 20 लोग ऐसे थे? इन 50 लोगों में 20 लोग ऐसे थे जिनको तीनों सॉफ्टवेयर की जानकारी थी। इसका मतलब केवल 1 और 2 की जानकारी कितने लोगों को थे? आप कहेंगे 30 लोगों को। ये हुआ 1 और 2, केवल 1 और 2 की जानकारी, क्योंकि ये जो 20 लोग थे इनको तीनों सॉफ्टवेयर की जानकारी थी। तो 50 में से हमने तीनों को घटा दिया। 2 और 3 को इसी तरह 2 और 3 को देखेंगे। 2 और 3 सॉफ्टवेयर की जानकारी किसको थी? कितने लोगों को? तो आप कहेंगे 30 लोगों की। लेकिन 30 लोगों में से 20 लोग ऐसे थे जिनको किसकी जानकारी था? आप कहेंगे तीनों की जानकारी था। हम कहें केवल 2 और 3 की जानकारी, तो केवल 2 और 3 की जानकारी कितने लोगों की थे? आप कहेंगे 10 लोगों की। ठीक, इसी तरह अगला हम तैयार करेंगे। जब अगला तैयार करेंगे तो 3 और कितना? 1 की। सॉफ्टवेयर 3 और 1 को चलाना कौन कौन जानते थे? आप कहेंगे 90 लोग जानते थे, और 90 में से 20 लोग ऐसे थे 90 में से 20 लोग ऐसे थे जो तीनों जानते थे। इसका मतलब केवल 3 और 1 कितने लोग जानते थे? तो आप कहेंगे 70 लोग केवल 3 और 1 जानते थे। ठीक, 70 लोग केवल 3 और 1, और तीनों कितने सॉफ्टवेयर जानते थे? तो तीनों सॉफ्टवेयर जानने वालों की संख्या कितनी थी? तो आपने देखा तीनों सॉफ्टवेयर जानने वाले की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे तीनों सॉफ्टवेयर जानने वाले की संख्या क्या थी? 20 थी। ठीक है, इसका मतलब ये क्या था? जो पहले 1 और 2 जानते थे, ये 10 कितने थे? जो 2 और 3 सॉफ्टवेयर जानते थे, जो 3 और 1
जानते थे 70 लोग, और ये तीनों सॉफ्टवेयर को जानते थे हम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कम से कम, इस टोटल को हम कह सकते हैं कम से कम 2 सॉफ्टवेयर, कम से कम 2 सॉफ्टवेयर ये लोग तो क्या करते हैं जानते हैं। कम से कम ये लोग कितने सॉफ्टवेयर जानते हैं, आप कहेंगे 2 सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इनके अलावा जो होगा, इनके जो अलावा होंगे वो कम से कम कितने, वो केवल और क्या, 1 सॉफ्टवेयर जानने होंगे। तो टोटल लोगों की संख्या कम से कम जानने वाले की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 30 और 10 कितना, 40, 40 और 30 70 कितना, 40 और 70 110, 110 और 20 कितना, तो आप कहेंगे कितना, 110 और 20 कितना, 130, ठीक। मतलब कम से कम 2 सॉफ्टवेयर जानने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, 130, और टोटल संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 150। तो 150 में से 130 लोग क्या थे, कम से कम 2 सॉफ्टवेयर जानते ही थे। इसका मतलब जो 1 सॉफ्टवेयर जानते थे उनकी संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे कितना, 20। मतलब इसमें जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, डी आंसर से होगा। ऐसे सवालों को मैं भी प्रैक्टिस में कराऊँगा और अच्छे से कराऊँगा। यहाँ के लिए आपको प्रैक्टिस में सीखेंगे तो ऐसे ही सवालों को क्या है करना है हमें, ठीक है। आगे चलते हैं सवाल में। करें श्रीमान एक्स ने 11.03% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए 300 का निवेश किया, ठीक। अब सामान्य ब्याज का क्या मतलब, सामान्य ब्याज का मतलब क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 3 साल में कितना मिल जाएगा, तो 1 साल में 11 दशमलव कितना, आप कहेंगे 1 साल में 11.3%, 3 साल में तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11.03% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 33.09%, ठीक। 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, आप कहेंगे 33.09%, ये हुआ पहला, ठीक। कर श्रीमान वाई को 3 साल बाद समान राशि रिटर्न पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना राशि वो प्राप्त करता है, मतलब जितना ब्याज, मतलब वो कितना 33.09% ब्याज प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसको भी कितना ब्याज प्राप्त करना है, 33.09% के आसपास ब्याज प्राप्त करना है, ठीक है। तो कितना धन क्या करना होगा, निवेश करना होगा। लेकिन इसको किस दर से दे रहा था, आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। और कितने साल के लिए, तो आप कहेंगे 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए 10% के हिसाब से अगर तैयार करें तो 10% के हिसाब से 1 साल में कितना हो जाता है, तो 10 वाली परसेंटेज हमारे लिए काफ़ी क्या है, ज़रूरी है। और 10% का अगर हम निकालेंगे तो 1 साल में इसका ब्याज मिलता है, तो आप कहेंगे कितना, 11%, ठीक। पहले साल फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलता है कितना, 10%, दूसरे साल जो ब्याज मिलता है कितना, 11%, और तीसरे साल जो ब्याज मिलता है, सॉरी इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ, 10% की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 10% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो पहले साल तो 10% ब्याज प्राप्त होगा। पहले साल कुल मिला के कितना परसेंट ब्याज प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे 110%, क्योंकि 10% तो हमारा मूलधन था और 10% ब्याज प्राप्त हो गया, तो पहले साल 110% ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरे साल कितना होता है, तो आप कहेंगे 121%, ठीक। तीसरे साल कितना होता है, तो 133.1%। 10 वाली वैल्यू हमें याद करनी होती है, ठीक है, ताकि हम सवालों को जल्दी से जल्दी क्या कर पाएँ, ठीक है। 4 साल में कितना होता है, तो 146.41%, 146 कितना, 41%। आप देख रहे हैं कि लगभग इतने ब्याज कितने साल में आपको मिल रहा है, तो कह रहा है 3 साल में इतना ब्याज प्राप्त करने के लिए इतना ब्याज हमारा क्या है, ठीक है। तो ये दोनों ब्याज क्या हो गए, बराबर हो गए। लगभग ये दोनों ब्याज हमारे क्या है, बराबर है। इसका मतलब उसको 3 साल में इतना ब्याज प्राप्त करना है, तो उसको 300 रुपये क्या करना होगा, 300 रुपये उसको क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। वो भी किस हिसाब की दर से, आप कहेंगे 10%, ठीक है। फिर से समझें, आप कह रहे हैं कि 3 सामान्य ब्याज से उसने दिया तो कितना ब्याज प्राप्त होगा, आप कहेंगे 33.09%, ठीक। अब इसमें कितना ब्याज प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे 33.1%। इसमें 33% की वैल्यू समथिंग आएगी और वही वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, वही वैल्यू क्या यहाँ पे आनी चाहिए। तो वही वैल्यू यहाँ पे आने के लिए आप देख रहे हैं कि 3 साल के लिए 33.1% और इसमें 33.09%, दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। और ये दोनों लगभग आपस में क्या है, बराबर। जब दोनों लगभग आपस में बराबर है तो इसका मूलधन भी आपस में क्या रहा होगा, तो लगभग 300 रुपये के आसपास। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, ठीक है। इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे तब इसको समझ में आ पाएगा, ठीक है। अगर लंबे तरीके से करना चाहे तो लंबे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसे सवालों में आपको एग्जामिनेशन में उलझना नहीं है, अब अप्रॉक्सीमेशन लगा के आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे एक सवाल दिया गया है, इसके लिए मैं अगला पेज शुरू करता हूँ। ठीक, पहले सवाल पढ़ लेता हूँ। कह रहा है 3x² ax + 4 x - 8 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। जब x - 8 से पूर्णतः विभाजित है तो x - 8 इसका क्या होगा, फैक्टर रहा होगा। तो इसका मतलब x - 8 जब इसका फैक्टर है तो x बराबर कितना, 8। x बराबर 8 रखने पे ये पूरी वैल्यू क्या होगी, अगर विभाजित है तो पूरा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। रिमाइंडर 0 का मतलब पूरा विभाजित, जैसे हम कहें कि 12 3 से क्या है, विभाजित है। तो 12 3 से विभाजित है, इस बात का मतलब क्या है कि 12 में जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो ये इससे क्या है, विभाजित है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी इसमें हम अगर पुट कर दें तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, तो आप कहेंगे 0 आ जानी चाहिए। तो रखते हैं, तो कितना है, 3x² + ax, 3x² + ax प्लस कितना, 4। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, आप कहें 0 आ जानी चाहिए। ठीक है, तो a की वैल्यू मैंने क्या रखा, 8 रखा। a की वैल्यू जब 8 रखते हैं तो 3 × 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। सॉरी, x की वैल्यू हमने रखा। ठीक, a × कितना, 8 प्लस कितना, 4। 4 बराबर कितना आना चाहिए, 0। ठीक, डिवीज़न के एक कंडीशन होती है कि रिमाइंडर क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे आपने देखा कि 64 तियाँ, तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 12, 3 छक 18, कितना, 19 प्लस 4 प्लस कितना, 8 है बराबर कितना, 0। तो 8 है बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 19 4 कितना, 192 और 4 जोड़ दिए जो कितना हो जाएगा, 196। लेकिन इधर प्लस में था, इधर जाके किस में हो जाएगा, निगेटिव में। जब निगेटिव में होगा हम इसको कटा रहे होंगे तो किससे, 8 से कटा दीजिए। तो a बराबर हो जाएगा 8 दूना माइनस में क्या, 8 दूना के 16, 8 दूना के कितना हो जाएगा, 16, कितना बच जाएगा, 3 6 और 8 चौको कितना हो जाएगा, 32, कितना बच जाएगा, 4 और 8 पंजे कितना, 40। मतलब जो रिमाइंडर बचेगा -24 कितना, 5। रिमाइंडर नहीं, सॉरी, जो a की वैल्यू होगी वो कितना होगा, -24.5। क्या ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि इस निम्नलिखित व्यंजक का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, मूल्यांकन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक, और सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते समय मैं क्या ध्यान दूंगा कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, डिवीज़न करना है। तो डिवीज़न मैंने किया, जब इसका इसमें डिवीज़न किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। जब 3 आ गई, अब इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। तब जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, एडिशन। जब एडिशन हमने किया तो ये पूरे ब्रैकेट को जब हम इस एडिशन करेंगे तो ये इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 और 29 और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना, 4। ठीक, ऐसे ही सवालों को करना है। तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा, 29 और ये कितना हो जाएगा, 4। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 29 में से 4 क्या करना है, डिवाइड क्या करना है, घटाना है। तो 28 - 2 × 29 - 4 प्लस कितना हो जाएगा, 22। ठीक, तो ये हो गया कितना, 28 और माइनस 29 में से 4 जाएगा कितना होगा, 25 और 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 प्लस कितना, 22। अब देख रहे हैं प्लस को प्लस के साथ जोड़ें, तो प्लस को प्लस के साथ आपने जोड़ा तो क्या हो गया, 28 और 22 कितना, 50 और 50 के साथ क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब जो आंसर बन के तैयार होगा वो कितना होगा, 0। मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ क्या है, सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक टैंक 5 घंटे में एक नल ए द्वारा भरा जा सकता है, बी द्वारा 24 घंटे में खाली हो सकता है, नल सी द्वारा 30 घंटे, सॉरी, बी द्वारा 24 घंटे में भरा जा सकता है, सी द्वारा इतने घंटे में खाली कर सकता है। तीनों एक साथ मिले। ठीक, तीनों एक साथ मिले तो हमें क्या करना है, 15, 24 और 30 का एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब क्या करते हैं, एलसीएम का मतलब एक टैंक ऐसा मानते हैं, ठीक, एक टैंक की क्षमता ऐसी मानती है जो तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे इसका एलसीएम मान लीजिए। तो एलसीएम मानेंगे कितना, तो आप कहेंगे 30 मान लेते हैं। तो 30 नहीं मान सकते क्योंकि ये 24 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। हम कहें 30 नहीं माने तो 60 मान लें, तो 60 भी 24 से क्या होगा, नहीं डिवाइड होगा। हम कहें 90 मान लीजिए, 30 या 90 तभी नहीं 24 से डिवाइड हुआ। और 3 चौको कितना, 12, 120 माने तो 24 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब नल की क्षमता हमने क्या, टैंक की जो क्षमता मानी वो 120 लीटर का टैंक हमने मान लिया।
120 लीटर का हमने टैंक मान लिया, ठीक, कि 120 लीटर का टैंक था और नल एक घंटे में भरता था, तो आप कहेंगे 15 घंटे में। जब 120 लीटर का टैंक नल 15 घंटे में भरता था तो एक घंटे में कितना भरता था, तो कितना 15 बटे कितना होगा 120, मतलब ये 8 हो जाएगा प्लस। दूसरा वाला भी भरता था, इसका मतलब इसके लिए भी पॉजिटिव का चिन्ह लगाएंगे। और कितने घंटे में, आप कहेंगे 120 लीटर ये 24 घंटे में भरता था। हमको एक घंटे में कितना, तो एक घंटा में कितना 24 × 120 5 लीटर भरता था, ठीक है। अब सी जो हमारा नल था वो क्या करता था, टैंक को खाली करता था, और खाली करने वाले को हम किस में लगाते हैं, माइनस में। तो माइनस में जब आपने लगाया तो 30 घंटे में 120 लीटर का टैंक खाली कर रहा है, इसका मतलब एक घंटे में कितना खाली करे, तो इसका मतलब एक घंटे में खाली करेगा कितना, आप कहेंगे कितना खाली कर देगा, तो आप कहेंगे 4 लीटर। तो आप कितना हो गया 8 × 5 13, 13 में से 4 गया तो कितना होगा, 13 में से जब 4 गया 120 बटा में कितना 9, और फिर से कटाएंगे तो कितना होगा, 3 से कटा दे, 3 चौको 12, 40 बटा में कितना 3 घंटे में टैंक पूरी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, सी है। चलिए आगे चलते हैं सवालों में। एक ठेकेदार ने एक कार्य 24 दिनों में कार्य कराने का ठेका लिया और 120 व्यक्ति नियुक्त किए, ठीक है। 64 दिन बाद उसे पता चला कि 2/3 कार्य हो गया है, तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय पर पूरा कर सकता है, ठीक है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला मैं आपको लिखता हूँ, M1D1 अपान क्या W1, M1D1 अपान क्या W1 बराबर होता है M2D2 अपान क्या W2, ठीक। M जहाँ M क्या है, व्यक्तियों की संख्या, D क्या है, दिनों की संख्या, W क्या है, कितना काम हो पाया है, W क्या है, कितना काम हो पाया है, ठीक है। हम कहें कितने व्यक्ति लगे, कितने दिन काम किए, तो 124 दिन में क्या किया गया था, ठेका लिया गया था। 124 दिन में काम नहीं पूरा हुआ, हम देखें कितने दिन में काम हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि उसने कितने व्यक्तियों को लगाया, तो आप कहेंगे 120 व्यक्तियों को लगाया, जो कितने दिन काम किए, 64 दिन। इसका मतलब 120 व्यक्ति थे, कितने दिन काम किया, आप कहेंगे 64 दिन काम किए। और कितना काम किए, कितना काम किए, आप कह रहे हैं 2/3। 2/3 का क्या मतलब, 2/3 का मतलब ये क्या था, पूरा कार्य, और ये क्या किया गया कार्य, ठीक है। ये क्या था, पूरा कार्य, ये क्या किया गया, ठीक। तो हम कहें कि 2/3 मतलब 3 में से कितने कार्य उन्होंने कर दिए, तो आप कहेंगे 2 ही कार्य तो हुए। अब कितना कार्य बचा है, तो आप कहेंगे अब जो कार्य की संख्या है वो कितनी, 1 कार्य बची है, क्योंकि 3 में से 2 कार्य हो चुका है, तो अब जो कार्य कराना है वो कितना, 1 कार्य कराना है, ठीक है। अब कितने लोगों से कराना है, लोगों की संख्या ही तो पूछा है, इसको हमने क्या कर दिया, एम ही रहने दिया, इनटू दिनों की संख्या। अब दिन आपके पास कितने बचे हैं, तो आप कहेंगे दिनों की जो संख्या थी वो कितना, 124 दिन का ठेका लिया गया था, और 124 दिन में से 64 दिन आपके ख़त्म, ठीक है। तो 124 में से जब आपके पास 64 दिन ख़त्म हो गए, इसका मतलब अभी भी आपके पास कितने दिन है, तो आप कहेंगे 60 दिन, और 60 दिन में कार्य को क्या करना है, कराना है। इसका मतलब यहाँ पे 60 दिन में कार्य को कराना है, ठीक है। अब यहाँ से कटा दे रहे होंगे, कैसे कटाएंगे, बिल्कुल देखते हैं कैसे कटाते हैं। 60 एकम 60, 60 दूना 120, फिर 2 से ये 2 कट रहा होगा। m बराबर कितना होगा, m बराबर हो जाएगा कितना, 64। m बराबर कितना हो जाएगा, 64। ये क्या आया है, ये आया है कार्य करने वालों की क्या संख्या। इसका मतलब 60 दिन में 64 व्यक्ति मिलके क्या कार्य को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जब 60 दिन में 64 व्यक्ति इस कार्य को ख़त्म कर सकते हैं, उसने लगाए कितने थे, तो आप कहेंगे उसने तो लगाए थे 120 व्यक्ति। तो जब 60 व्यक्तियों से ही कार्य आपका जब 64 व्यक्तियों से ही कार्य आपका पूरा हो जा रहा है, तो 120 व्यक्ति आपको लगाने की ज़रूरत क्या थी, नहीं थी। इसका मतलब 120 जब 64 व्यक्तियों से कार्य पूरा हो जाएगा, तो 120 व्यक्ति उसने लगाए थे, तो कितने व्यक्तियों को काम से निकाल देना चाहिए, तो आप कहेंगे काम से निकाल देना चाहिए, 64 व्यक्तियों से ही हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। तो काम से कितने व्यक्तियों को निकाल देना चाहिए, तो आप कहेंगे काम से निकालने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 120 में से 64 घटा देंगे। इसका मतलब वह जब 56 व्यक्तियों को काम से हटा भी देगा तो कार्य क्या होगा, समय पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कितने व्यक्तियों को हटाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 56 व्यक्तियों को। चलिए आगे चलते हैं। करें 10 लगातार 10 पारियों में राहुल शर्मा के स्कोर क्रमशः पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उपरोक्त डेटा का माध्य ज्ञात करें, ठीक। माध्य ज्ञात करना है, पहली 10 प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पहली क्या होगी 1, अगली क्या होगी 2, अगली क्या होगी 3, अगली क्या होगी 4, और अंत वाली क्या होगी 10,
ठीक है। तो ऐसे संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या हो, बराबर हो जाए। ठीक है, इनके बीच का अंतर क्या है, तो आप कहेंगे 1 है। इनके बीच का अंतर क्या है, 1 है। इनके बीच का अंतर क्या है, 1 है। जब सारे पदों के बीच का अंतर 1 है तो इसका हम एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज या फिर क्या, माध्य। एवरेज को ही हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। ठीक है, एवरेज क्या करते हैं, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस क्या, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई कितना, 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई कितना, 2। कब ये फार्मूला लगाएंगे, जब दिए गए संख्याओं के पदों के बीच में सभी का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। तो फर्स्ट टर्म कितना था, 1, और लास्ट टर्म कितना था, 10, और 10 बटा में कितना, 2। आप कहेंगे 11 बटा में 2, और 11 बटा में 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 5 पॉइंट कितना, 5। इसका मतलब इन संख्याओं का जो माध्य था वो क्या था, 5.5। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। आगे चलते हैं। बार्डमास लॉ से आप देख रहे हैं बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक में तो चिन्ह बदल के दे दिया था, ये तीसरा सवाल है इस चैप्टर का जिसमें बार्डमास लॉ से पेपर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोई चैप्टर से पूछा जाता है तो पूरा बाकायदे सवाल पूछ लिए जाते हैं। कैसे हल करेंगे, ठीक है, हल करते हैं। इसको मैंने हल किया, पहले ब्रैकेट को हम हल करते हैं, पहले छोटे को, इसको हमने हल किया तो कितना आ गया, तो आप कहीं इसको हल करेंगे तो 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7 में से 2 घटा 1, 5, 5 में 1 जोड़ा तो हमने कितना आ गया, 6, मतलब ये 6 हो जाएगा। और 6 इंटू 2, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, और 12 से 12 को में हम डिवाइड करेंगे, 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। मतलब इस ब्रैकेट से हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। मतलब हम लिख सकते हैं 11 माइनस 2 इंटू 9 माइनस कितना, 1। ठीक, अब हम क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस 2 9 कितना हो जाएगा, 18, और 18 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 17, 17 घटा दीजिए। अब 11 में से 17 घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे -6 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन में क्या है, सही है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप ऐसे कर सकते हैं। कर एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजाएं की लंबाई 30 मीटर दी गई है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 36 मीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, ऐसे सवाल भर भर के पिछले साल ग्रुप डी में एनटीपीसी में पूछे गए थे और बहुत सारे लड़कों ने गलत कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम पहले आपको समझाते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए पहले मैं इसको बनाता हूँ। मैं एक समचतुर्भुज आपके लिए बना रहा हूँ। ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, एक ये क्या है, समचतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं, समचतुर्भुज की खासियत क्या क्या होती हैं आप देख लें। तो समचतुर्भुज की खासियत होती है कि सारी भुजाएं क्या होंगी, पहले तो बराबर होंगी। ठीक, सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते। डायगोनल्स, एक डायगोनल्स ये हो गया, ठीक, दूसरा डायगोनल्स क्या हो गया, ये हो गया। डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक, लेकिन डायगोनल जिस बिंदु पे काटते हैं वो क्या करता है, एक दूसरे को विभाजित करता है। ठीक, विभाजित करता है और प्रत्येक जो एंगल बनता है डायगोनल्स के बीच में, ये कितने डिग्री का बनता है, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक, ये 3-4 खासियतें हैं किसी समचतुर्भुज की। ठीक है, तो 3-4 खासियत आपको समझ में आ गई। ठीक है, फिर से देखते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन डायगोनल जिस बिंदु पर एक दूसरे के काटते हैं वहाँ पे कितने, 2 डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। दोनों डायगोनल्स के बीच में कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। और डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, लगाया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे साइड को लिखा, तो साइड को हम कैसे लिखेंगे, तो साइड हम करा प्रत्येक भुजा कितने, 30-30 मीटर की। ये हो गया 30 मीटर की, ये भुजा होगी 30 मीटर की, ये भुजा हो गई 30 मीटर की, और ये भी भुजा कितनी होगी, 30 मीटर की, क्योंकि डायगोनल्स की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये 30 हो गई। ठीक, और ये क्या है, एक विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है। जब एक विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, आप करें 36 मीटर। जब 36 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, तो आप कहेंगे 18 मीटर।
ठीक, क्योंकि डायगोनल्स विभाजित होते हैं। और यहाँ से यहाँ कितनी होगी, तो आप कहेंगे ये भी 18 मीटर, ये भी कितना 18 मीटर। अब यहाँ से हम निकाल देते हैं, ठीक है, यहाँ से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आप निकालते हैं अगले पेज पे। अब यहाँ से मैं एक छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, कैसे देखते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल हमने क्या लिया, ये वाला ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसको हमने ऐसे खींचा, ऐसे, और ये कितना ऐसे, ठीक है। मैं कह रहा था कि यहाँ पे क्या डिग्री का कोण बनेगा आपका, 90 डिग्री के, ठीक। 90 डिग्री में ये आपका कितना है, 30 है। ये साइड कितनी है, 30, ठीक। ये साइड कितनी है, आप कहेंगे 80 है, ठीक। हम देख रहे हैं किस कौन सी ट्रिपलेट्स यहाँ पे बन रही है, ठीक है। आप कहेंगे, आपको यहाँ पे पहचानने की बात करें तो 18 और 30 में कौन सी ट्रिपलेट है, तो 18 और 30 को देखते हैं कटा के किसी चीज़ से। तो 18 6 3 18 और 6 5 कितना 30। आप करें 3 5 3 5, इसका मतलब ट्रिपलेट ये क्या होगा, 4। जब ये क्या था, 18 की वैल्यू 30, 18 की वैल्यू 3 की वैल्यू 18, 5 की वैल्यू 30, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 24। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24। इसका मतलब ये जो साइड रहा होगा वो क्या होगा, 24 रहा होगा। आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे चीज़ें हमारी काफ़ी क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। जब ये 24 है तो दूसरा वाला डायगोनल कितना हो जाएगा, तो जो सेकंड डायगोनल्स होगा वो कितना होगा, तो 24 ये होगा। तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, तो समचतुर्भुज का जो एरिया होता है, एरिया वो कितना होगा, 1/2 d1 इंटू क्या, d2। अगर दोनों डायगोनल्स आपको पता है तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे d1 इंटू क्या, d2 का आधा, ठीक। तो एरिया कैसे निकाल देंगे, तो 1/2, एक डायगोनल्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो एक पूरे डायगोनल्स की वैल्यू कितनी थी, तो एक डायगोनल्स की वैल्यू ये सवाल में दे रखी थी 36, और एक डायगोनल्स की वैल्यू हमने कितना निकाला, ये 24, तो उसकी आधी है। तो इसका मतलब डायगोनल्स पूरा कितना हो जाएगा, तो कितना कहेंगे, 48। हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटा है, 18 बार में। तो 18 और 8 144, हासिल कितना लगा, 4। 18 चौक 72, 72 4 कितना, 76। 18 चौक 72, 18 और 8 144, 14, सॉरी ये कितना होगा, 86। ये कितना हो जाएगा, 86, ठीक है। मतलब जो इसका एरिया होगा 864 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या मेरी बातों को समझ पाए आप, ठीक है। क्या क्या चीज़ हमें याद रखनी है, समचतुर्भुज से हमें याद रखना सारे साइड बराबर, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, परंतु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब इसको और कैसे कर सकते थे, जब जहाँ समचतुर्भुज बन जाए, ठीक है, जहाँ समचतुर्भुज बन जाए दिस, तो ऐसे में ये सारी एरिया हमें क्या होती है, बराबर होती है। ये सारे जो त्रिभुज बनते हैं छोटे छोटे वाले, तो ये एरिया हमें क्या मिलती है, बराबर मिलती है। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, ऐसे कैसे कर लेते, तो इसका हमें क्या करता, एरिया का निकाल लेता मैं। कैसे निकालता, इसको देख लेते हैं। अगर दूसरे तरीके से जाने का प्रयास करें तो इसकी एरिया में कैसे निकालता, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू क्या, हाइट, बेस इंटू क्या, हाइट, सॉरी, ठीक। तो ये आपके कितनी आई थी, आप कहेंगे ये 24 आया था, ये बेस हो गया। ये हाइट कितना था, 18 था। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/2 इंटू 18 गुणा कितना, 24, ठीक। तो गुणा कर दें तो कितनी बार में, 9, ठीक है। 9 से जब आपने गुणा किया तो कितना होगा, 9 चौको 36, 3 और 9 दूना कितना, 18, 18 3 कितना, 21। मतलब इसका एरिया कितना, 216। मतलब जब एक की वैल्यू 216 है, जब इसकी वैल्यू 200 से, तो ऐसे तो 4 बन रहे हैं, तो चारों की वैल्यू कितना, 216 गुणे कितना, 4। तो कितना हो जाएगा, 200 का 4 गुना 800 और 16 का 4 गुना 64। मतलब जो टोटल एरिया आ जाएगा 864 मीटर क्या, स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे भी आप क्या है कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सवालों को ऐसे ही लगाना है, वहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रिपलेट्स कुछ हमें याद होनी चाहिए, और बिल्कुल आप सवालों को कर पाएंगे। जब मैं इसको मैं
क्लास में पढ़ाऊँगा तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि एक छात्र 60 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ समय इतना से तय किया। ठीक है, ऐसे सवालों को हम किससे करते हैं, एलिगेशन लगा लेते हैं। तो एलिगेशन में पहला किससे चलता था, तो आप कहेंगे पहले वो चलता था कितने, 75 से। दूसरी बार कितने से चलता है, आप कहेंगे 55 से चलता है। ओवरऑल कितने से चलता है, तो ओवरऑल देखें तो आप कहेंगे कि 42। ठीक है, ओवरऑल 420 किलोमीटर की दूरी एवरेज, ओवरऑल एवरेज कितना, 420 किलोमीटर की दूरी वो कितने घंटे में तय किया, 7 घंटे में। इसका मतलब जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना, 60। इसका मतलब ये कितने घंटे, तो 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये जो निकल के आता है ये क्या आता है, तो आप कहेंगे ये जो रेशियो निकल के आता है ये कितना, ये इसका 55 और 60 का डिफरेंस निकालेंगे, ये कितना होगा, 5। और इसका डिफरेंस जब हम निकालें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15। इसका मतलब हम कर दें कि यहाँ पे घटाने के प्रयास करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटा दीजिए तो कितना, 1 संबंध कितना, 3। ये किसका रेशियो है, आप कहेंगे टाइम का। ठीक है, जब हम किस में, स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं तो ये किसका रेशियो आता है, आप कहेंगे टाइम का रेशियो आता है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो आ गया कितना, 1 संबंधित 3। इसका मतलब यहाँ पे उसको कितना टोटल समय लगा, तो टोटल समय लगा कितना, 4 घंटे। 3 और 1 आप कहेंगे 4 घंटे। लेकिन सवाल में कितने घंटे, आप कहेंगे 7 घंटे। तो 7 घंटे, ठीक, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना, 7/4। 1 बराबर कितना होगा, 7/4। और यही टाइम ये इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, लग रहा है। अब यही टाइम यहाँ पे लग रहा है तो इसको और एलुब्रेट करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको और एलुब्रेट करेंगे तो ये कितना होगा, 1 सही 3 में कितना, 4 घंटे। तो एक हमारा तो घंटा बन गया, तो 1 घंटा में रह गया। एक हमारा क्या है, घंटा में बन गया, घंटा में रह गया। और 3/4, तो 3/4 हमारा घंटा में नहीं बदल, घंटा में है तो इसको मिनट में बदलने की कोशिश करें तो कैसे गुणा करेंगे, आपका 60 से कर दीजिए तो कितने में, 15 कितना, 45। इसका मतलब 1 घंटा कितना, 45 मिनट। आंसर कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए क्या है हमारा सही है, क्योंकि उच्च गति से दूरी तय की उसका समय पूछा है। तो उच्च गति से कौन था, उच्च गति 75 थी और निम्न गति क्या थी, 55 थी। तो उच्च गति से 1 घंटे तय किया, 1 घंटे का मतलब 7/4 घंटा। और 7/4 का मतलब कि 1 सही 3/4 और 1 सही 3/4 का मतलब 1 घंटा क्या, 45 मिनट। ठीक है, और कई सारे तरीके हैं, मैं जब इसको पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। या फिर अगर आप नहीं जानते हैं ऐसे सवालों को तो आप मेरे चाल, दूरी और समय वाले कॉन्सेप्ट को देखें और चीज़ों को वहाँ से सीखने का प्रयास करें, आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। करें, इस सवाल को तो मैंने कल ही बताया था और किसमें, भिन्न और दशमलव में पढ़ाया था। तो इसको फिर से आ गया, इसको हम फिर से देख लेते हैं। तो x बराबर कितना दिया है, x + y की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर दिया है कितना, 3.57 और y वैल्यू कितना दिया, 3.42। अगर दोनों का एडिशन कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 996.99। ठीक, करा इसका ऊपरी सीमा क्या है, तो ये तो क्या है, यहाँ तक तो इसकी सीमा, इससे ऊपर जाने के लिए इसकी ऊपरी सीमा जो होगी वो क्या होगी, 7। ठीक, इससे ऊपर जाने वाले कौन सी संख्या है, तो जो 7 होगा वो क्या होगी, ऊपरी सीमा होगी। मतलब बी ऑप्शन क्या है, सही है। आगे चलते हैं, ये आपका सवाल दिया गया, इसको हम करते हैं। काट 45। ठीक है, काट 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे काट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो कहेंगे 1/√2 कितना, 2। 1/√2 कितना, 2 प्लस। ठीक, इसका उल्टा रखना है तो आपने यहाँ पे उल्टा रखा, 1 + 1/√2 क्या, 2 और डिवाइडेड बाई कितना, 1। ठीक, यहाँ पे करें तो कैसे सॉल्व हो रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 प्लस कितना, 1/ क्या, √2। ये पूरे के बटे में प्लस, ये क्या होगा, √2 + 1/ क्या, √2। नीचे 1 है तो इसको लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत वाली बात क्या है, नहीं है। ठीक, अब यहाँ से डिवीज़न के रूप में तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चला जाएगा तो ये कितना होगा, √2 प्लस कितना, 1 प्लस ये होगा √2 प्लस कितना, 1/√2 कितना, 2।
अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो परिमेयकरण करने के लिए इसमें किससे गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे √2 माइनस किससे, 1 से। √2 माइनस क्या, 1 से गुणा इसमें कर दिया हमने, √2 माइनस 1 से इसमें हमने कर दिया। इसमें किससे गुणा करेंगे, इसमें √2 था तो इसमें √2 से, इसमें √2 से, ठीक है। तो क्या बन गया, तो यहाँ पे ऊपर बन गया कितना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन हम इसको कर ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, √2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना होगा, 2 माइनस √2, 2 रूट माइनस √2 अपन ये कितना होगा, 2 माइनस कितना 1 प्लस, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 2 प्लस कितना √2 और बटा में ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा कितना 2, ठीक है। ये 2 हो गया तो अब कितना आ गया, तो आप कहेंगे ये नीचे से वैल्यू ये कितनी हुई, 2 माइनस रूट क्या है 2 प्लस, ठीक। इसको हम अलग अलग भाग लगा दें, जैसे इसको हम इसके साथ भाग लगा दें, इसको अलग इसके साथ भाग लगा दें, ये कितना होगा 1 प्लस √2 अपान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। चलिए मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करता हूँ, ऐसे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा एक लाइन और ले जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन और ले जाते हैं हम, कितना हो गया 2, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 2 माइनस √2 प्लस 2 प्लस √2 अपान कितना 2, ठीक है। अब इसको हम इसके नीचे क्या था 1 था तो इसको भी हम 2 बना सकते हैं। तो 2 बनाने के लिए 2 से गुणा किए तो कितना हो जाएगा, जब 2 से आप गुणा करोगे, चाहे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल हमने लगाया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ इसका यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना के कितना 4 माइनस 2 रूट क्या 2 प्लस 2 प्लस √2 बटा में कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो ये इसके साथ जुटेगा तो 4 2 कितना 6, ये हो जाएगा कितना 6 और ये इसके साथ घट रहा होगा तो माइनस कितना √2 बटा में कितना 2, ठीक। अब इसको डिवाइड करके अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, तो अलग अलग लिखिए। तो इससे इसी को डिवाइड कर दीजिए। तो जब इसको हमने इससे डिवाइड किया तो ये कितना होगा 3 माइनस, और ये इसके डिवाइड करेंगे तो √2 बाई कितना 2, कटने के लिए कटा भी सकते हैं। क्या ऐसा ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ये थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेटिव सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, बस आपको वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करना है। ऐसे सवालों को हम केवल कैलकुलेशन से ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो जिसका कैलकुलेशन अच्छा होगा वो उसको अच्छे से कर पाएगा, जिसका कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा वो कहीं ना कहीं छोड़ देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सवालों में। आगे क्या सवाल है, कह रहा है कि 5100 रुपये की राशि को ए और बी के बीच 8 संबंध 9 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। तो 8 संबंध 9, इसका मतलब ए को 8 रुपया मिला, बी को 9 रुपया मिला, तो कुल मिला के कै रुपये की राशि बांटी गई है। तो आप कहेंगे 8 संबंध 9 का मतलब 8 और 9 कितना 17 रुपये की राशि बांटी गई। लेकिन आपको 17 नहीं बांटना है, कितना 5100 रुपये बांटना है। तो 17 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर आप कहेंगे 300 रुपये। आपका सवाल का फोकस होना चाहिए कि क्या पूछा गया है, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। हम कहें बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे एक को तो 8 रुपया दे रहे हो, एक कितना, एक को 8 रुपया दे रहे हो, एक को 9 रुपया, तो कितना अधिक है। तो आप कहें भिन्न अनुपात में बात करें तो 1 रुपया अधिक है, और सवाल में बात करें तो कितना 300, क्योंकि एक की वैल्यू क्या है सवाल में 300 रुपये के बराबर है। ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आगे चलते हैं। फिर से बॉड मास का एक और सवाल आ गया। 4 सवाल किसी शिफ्ट में पूछ लिए जा रहे हैं बॉड मास से, तो आप इसको सही तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, तो आप कहेंगे पहले भाग करते हैं, भाग हमने किया तो ये कितना हो गया 6 7 42। उसके बाद हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूना कितना हो गया 26, ठीक। बीच में किसका चिन्ह, प्लस का। जब प्लस किसके साथ जुड़ता है, आप कहेंगे प्लस के साथ, तो 26 और 35, 26 और 35 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 26 और 35 हो जाएगा कितना 61, और माइनस कितना 7, और 61 में से जब 7 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे आंसर जो होगा वो कितना 54,
क्या ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन क्या है? सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अब कह रहा है 250 का 46% कितना होगा। ये सब इजी सवाल हैं, इसको हर बच्चा कर सकता है। ठीक है, ऐसे सवाल अगर अगले शिफ्ट में आते हैं तो मैं इसको हटाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, क्योंकि इससे आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। 46% का मतलब कितना? 46 बटा में कितना? 100। ठीक, कटा दें, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, 250 का 46, 1 0 से 1 0 कट गया। अब किससे हम कटा दें? 5 से कटा दें। 5 से जब कटाएंगे तो 5 पचे 25 और 5 दूना कितना? 10। और ये कितनी बार में? 23 बार में। और 23 पचे कितना होता है? तो आप कहेंगे 115। तो इसका 46% कितना होगा? 115। क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 500 और 300 और 500 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 और 12 से पूर्ण 10 6 8 10 और 12 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित हो जाती है। ठीक है, फिर से हम कौन सा नियम लगाएंगे? इसी में किसी को फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम देख लें 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 के तोड़ने का नियम क्या है कि 4 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो मैं पहले कैसे 4 से चेक करूं या 3 से चेक करूं? मैं पहले 3 से देखता हूं। 3 से वे संख्या जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, इसका मतलब वो 12 से भी कट जाएंगी। तो कौन सी संख्या इसमें से 12 से कट रही है, इसको पहले मैं चेक करता हूँ। मैं पहले 3 से चेक किया। तो 3 से चेक करने का नियम क्या है कि सारे टोटल कर देंगे, सारे संख्याओं के अंकों का योग कर देंगे। तो वो 3 से अगर डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो 9 4 कितना? 13 बनाइए, 3 से नहीं कटेगा। 3 2 5 बनाइए, संख्या 3 से नहीं कटेगा। 4 3 7 बनाइए, भी संख्या 3 से नहीं कटेगा। 6 3 9 बनाइए, ये एक ऑप्शन बचा जो 3 से कट रहा है और यही क्या होगा? आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सवाल में। कर ए 12 दिनों में अकेले एक कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि बी खुद कार्य करने के लिए 14 दिन लगाते हैं। सी के साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में उन्हें मतलब 6 दिन लगते हैं। सी और डी एक साथ 30 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो खुद कार्य को पूरा करने के लिए डी को कितने दिनों की आवश्यकता है? ठीक है, तो हम देखते हैं ए कितने दिन में पूरा करता है। तो आप कहेंगे ए पूरा करता है कै दिन में? तो आप कहेंगे ए पूरा करता है कै दिन? 12 दिन में। ठीक, बी कै दिन में पूरा करता है? तो आप कहेंगे बी पूरा करता है कै दिन में? ठीक है, आप कहेंगे 16 दिन में। ठीक, बी कितने दिन में पूरा करता है? तो आप कहेंगे 16 दिन में। अब कह रहा है तीनों का मतलब ए बी और सी तीनों साथ मिलके कै दिन में पूरा कर लेता है? आप कहेंगे 6 दिन में। ठीक, और जब सी और डी साथ मिलके इसी कार्य को करते हैं, सी प्लस डी, तो कितने दिन लगाते हैं? तो आप कहेंगे 30 दिन। डाटा पूरा क्या हमारा सही हो गया। अब उनको पूरा आप क्या करिए? कार्य निकालिए। पूरा कार्य होगा कितना? तो आप कहेंगे पूरा कार्य तो इसका एलसीएम हम मान लेंगे। तो पूरा एलसीएम कितना हम मान लें? जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो जो सबसे डिवाइड होगा तो हम 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 30 दूना कितना? 60। 16 से डिवाइड नहीं होगा। 30 तियाँ कितना? 90। 16 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, 30 तियाँ 90, 3 चौको 12, 120। 16 से डिवाइड नहीं होगा। हम कह रहे 240। ठीक है, 240 क्या होगा? सबसे डिवाइड होगा। ये सबका क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क। इसी को जो एलसीएम हम मानते हैं इसको हम क्या कहते हैं? टोटल वर्क कहते हैं। ठीक, अब हम कहें कि ए क्या था? 240 कार्य को 12 दिन में कर देता था। ए पूरा टोटल कार्य था 240, जिसको 12 दिन में कर दिया। इसका एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे एक दिन में कितना कार्य करेगा? 20। ठीक, बी की बात करें तो बी क्या था? 16 कार्य था। सॉरी, 240 कार्य को 16 दिन में कर देता। एक दिन में कितना करेगा? तो 16 कम 16 और 16 पंजे कितना? 80। ठीक, और ए बी सी तीनों एक दिन में कितना करेंगे? तो आप कहेंगे पूरा काम 6 दिन में कर देते थे। 240 काम, तो एक दिन में कितना करेंगे? तो आप कहेंगे एक दिन में कितना काम कर जाएंगे? 40 काम। अब आपने देखा कि इसमें ए की भी इफिशियंसी शामिल है, बी की भी इफिशियंसी शामिल है और सी की भी। तो ए और बी की इफिशियंसी इसमें कितनी है? तो ए और बी की इफिशियंसी जब यहाँ से हमने निकाली तो कितनी थी? 35। 20 तो किसकी थी? ए की, और 15 किसकी थी? बी की। इसका मतलब सी की कितनी रही होगी? तो सी की जो इफिशियंसी यहाँ से निकल गई वो कितनी थी? 5। इसका मतलब सी एक दिन में कितना कार्य करता है? 5 काम करता है। जब तो यहाँ पे हमने लिखा सी एक दिन में कितना काम करता है? तो आप कहेंगे 5 काम करता है। ठीक, अब डी की कैसे निकालें? डी को भी हम निकालें। जब सी और डी इस कार्य को करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं? 30 दिन में। इसका मतलब एक दिन में कितना कार्य कर रहे होंगे? तो आप कहेंगे 6। जब एक दिन में, सॉरी मैं इसको हरे से लिखता हूँ, एफिशिएंसी को मैं हरे से लिख रहा हूँ। तो कितना एक दिन में कितना? 6। जब 6 कार्य करते थे, जिसमें सी कितना कार्य कर जाता था? आप कहेंगे सी कितना कार्य कर जाता है? इसमें से 5। जब सी 5 कार्य कर जाता था, सी कितना कार्य कर जाता था? 5।
सॉरी 3 6 18 सॉरी 6 नहीं होगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, मैं इसको 6 नहीं होगा, कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे कि 3 8 24 कितना 8, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 8 हो जाएगी। ठीक, तो जिसमें सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, इसका मतलब डी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कहेंगे डी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी 3, इसका मतलब डी एक दिन में कितना कार्य करता था 3। तो जब डी एक दिन में 3 कार्य करता था तो 240 कार्य को कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 240 कार्य 3 की रेट से करेगा तो वो कितने दिन लगा देंगे, तो आप कहेंगे 80 दिन। इसका मतलब डी द्वारा इस कार्य को कितने दिन में किया जाएगा, आप कहेंगे 80 दिन में टोटल कार्य क्या होगा समाप्त। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे दीपा ने 185 रुपये में एक कप का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक के कारण खाली करने के लिए इसने में बेच दिया, उसे कितने % हानि हुई। कितने में खरीदा, आप कहेंगे ये क्या है CP है और ये क्या है SP है। ठीक, ज़्यादा में ख़रीदा था, कम में उसने क्या कर दिया, बेच दिया, तो कितने रुपए कम में बेचा, तो आप कहेंगे 185 में से 170.2 घटा दिए तो 185 माइनस 170 रुपया क्या 20 पैसा घटा दें, ये हो गया क्या लॉस, ये क्या हो गया लॉस। ठीक, और लॉस हम किससे निकालते हैं, तो आप कहेंगे CP से, और कितने परसेंटेज इंटू कितना 100%। ठीक, हम निकालते हैं, इसको हल करें तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप घटाइए तो 185 में से 170 इतना जाएगा तो कितना 70 डायरेक्ट जाता तो कितना 15 बचता, लेकिन 2 तो कितना होगा 14 कितना 8 बटा में कितना 185 और गुणे कितना 100 को हमें नहीं घटाना है। एक अगर 0 को इधर दे दें तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 0 का अगर आप इधर दे देते हो तो ये आपका डेसिमल क्या होगा हट जाएगा, तो ये होगा 48 इंटू 10 इंटू कितना 185, 5 से घटा दें, 5 दूना के 10, 5 तियाँ 15 और 5 सत्ते कितना 35, और इस 37 से कितनी बार में कट रहेगा 4 बार में, और 4 दूना कितना 8, मतलब उसको कितने % का लॉस हुआ, तो आप कहेंगे 8% को क्या हुआ है लॉस हुआ है। आगे चलते हैं, करें यदि एक बहुफलक को 10 अग्रभाग और 23 किनारे हैं तो शीर्ष क्या 23 किनारे हैं तो शीर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपसे सवाल में पूछ लिए जाते हैं, और ये आपके लेवल का क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन ऐसे सवालों को जो आप लगा देते हैं तो आप क्या होते हैं कंपटीशन में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब SSC CGL के लेवल के सवाल हैं, लेकिन आपसे कंपटीशन में ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी हम कैसे तैयार करेंगे, तो इसका हमें एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं आयलर फार्मूला। आयलर फार्मूला क्या है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक, आयलर फार्मूला जो है वो होता है क्या, आयलर ने एक हमें फार्मूला दिया है जो क्या बताते हैं कि फलकों की संख्या प्लस शीर्षों की संख्या माइनस किनारों की संख्या, ये जो टोटल की वैल्यू आती है वो कितना 2 के बराबर होती है। आयलर ने क्या फार्मूला दिया कि फलक की संख्या प्लस शीर्ष की संख्या माइनस किनारे की जो संख्या होती है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू कितनी आती है 2 के बराबर होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम रखते हैं आपका फलक की संख्या को अग्रभाग हम कहते हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या रख दिया 10 प्लस शीर्षों की संख्या कितनी है आपसे नहीं दिया गया, शीर्षों की संख्या आपसे क्या पूछ रहा है, मतलब इसको x मान लिया माइनस किनारों की संख्या आपको दे दी गई कितनी 23 बराबर कितना 2। अब इसी को हल करें x की वैल्यू निकाल लें, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना हो रहा है -13 प्लस x बराबर कितना 2, देन x बराबर कितना इधर 13 जाके जुड़ जा रहा होगा, तो इसका मतलब शीर्षों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 15। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी हमारा क्या है सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या है सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, कह रहे 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर और 20% की बिक्री की वृद्धि करने पर राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो रेवेन्यू होता है, ठीक है, रेवेन्यू हमारा किस पे डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे कीमत पे और इनटू क्या मात्रा पे, कीमत पे और क्या मात्रा पे। ठीक, जब दो चीज़ें मल्टीपल के रूप में हो, और इस पे आपको क्या करें इफेक्ट पूछे,
तो ये रेवेन्यू पे इफेक्ट पूछे तो हम यहाँ पे सक्सेसिव मेथड क्या करते हैं, लगा लेते हैं। तो सक्सेसिव मेथड क्या करता है, तो सक्सेसिव मेथड होता है क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन क्या 100। अगर वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव के साथ, और अगर कमी हो रही है तो क्या नेगेटिव के साथ। तो आपने क्या देखा है, एक चीज़ है तो क्या हो रही है, कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, और एक बिक्री क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे तो एक चीज़ हमारा किस में होगा, पॉजिटिव में, और एक चीज़ किस में होगा, नेगेटिव में। तो पहले हमने कीमत है 20 माइनस 20, जब एक चीज़ प्लस एक चीज़ माइनस है तो ये चीज़ किस में आएगी, माइनस में। 20 गुणे कितना, 20 बटा में कितना, 100। ठीक है, अब यहाँ से हम कटाने का प्रयास करें तो क्या क्या कट रहा होगा, तो आप कहेंगे 20 से 20 ये कट जाएगा, और ये 0 से ये 0 पूरा का पूरा क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का क्या 4%। माइनस क्या दर्शाता है, तो माइनस दर्शाता है किसको, लॉस को या कमी को, और प्लस क्या दर्शाता है, प्लस दर्शाता है वृद्धि को या क्या, लाभ को। तो यहाँ पे -4% आया, मतलब -4% रेवेन्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल में। कह रहा है a + 1/a बराबर 8, तो इतना की वैल्यू क्या होती है। ठीक, तो a + 1/a बराबर, अगर k दिया हुआ है, ठीक, तो a² + 1/a² क्या होता है, तो a² + 1/a² जो होता है वो आप लिख लेंगे फार्मूले के रूप में k² माइनस क्या 2, k² माइनस क्या 2। ठीक, अब कहते हैं a³ माइनस a³ प्लस 1/a³ क्या होता है, तो आप कहेंगे k³ माइनस क्या 3k। इसको जब मैं एलजेब्रा, इस बार की जो सीरीज होगी जो हम शुरू करेंगे वो एलजेब्रा शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, k³ माइनस क्या 3k। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि k की जगह क्या बैठा है, तो ये हमारा k की वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू है k³ माइनस क्या 3 × k। तो क्या हो जाएगा, k³ 8 का क्यूब माइनस 3 × कितना 8। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 3 8 कितना 24। तो 512 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, तो आप कहेंगे 488। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऐसे ऐसे सवालों को आप जल्दी से कर सकते हैं, आपको हर एक तरीका आपको क्या करना है, सीखना है। ठीक है, अगले सवाल में क्या दिया गया है, अगले सवाल को मैं करता हूँ। ठीक है, अब कह रहा है कि अल्फ़ा बराबर 45 है, तो सभी 6 अनुपातों का मानों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो साइन अल्फ़ा बराबर कितना 45 डिग्री, तो कितना साइन अल्फ़ा, साइन 45 डिग्री प्लस कास 45 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री प्लस क्या कोसेक 45 डिग्री। सबके अनुपातों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। आप देखेंगे कि 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, किसकी किसकी, साइन 45 कास 45 की सेम होती है, टैन और काट 45 की वैल्यू सेम होती है, सेक और कोसेक की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक, तो मैं साइन की निकालूँ, उसमें 2 से गुणा करूँ, साइन 45 डिग्री की क्या होती है, तो आप कहेंगे साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है कितना 1/√2। लेकिन कास वाला भी शामिल करना है तो इसमें किससे गुणा कर दें, 2 से। प्लस टैन की वैल्यू कितनी होती है, टैन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और काट भी शामिल करना है तो ×2। क्यों, क्योंकि टैन और काट 45 की वैल्यू तो क्या होती है, 1 होती है। सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2, और इंटू क्या कोसेक की भी उतनी होती है। अब इसी को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड कर देते हैं, तो ये कितनी बार में, ये इससे अगर कटा दें तो ये कितना √2 आ जाएगा, √2 प्लस कितना 2 प्लस 2 रूट क्या 2। रूट किसके साथ जुड़ता है, तो आप कहेंगे रूट जुड़ता है किसके साथ, रूट के साथ। तो रूट के साथ जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 2 प्लस 3 रूट क्या 2। क्या ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल में। कह रहा है एक ठोस वस्तु के मध्य भाग में लंबवृत्तीय बेलनाकार का आकार 14 सेंटीमीटर है। बेलनाकार का एक छोर लंबवृत्तीय शंकु है, दूसरा छोर गोलार्ध है। सभी तीनों आकारों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि शंकु और गोलार्ध समेत बेलनाकार वस्तु की लंबाई 21 सेंटीमीटर तो घन सेंटीमीटर में वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है।
ठीक है, लेकिन इसको हमें क्या करना है, बनाना है। ठीक है, चलते हैं बनाते हैं। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु है, मैं इसको क्या करता हूँ, बनाता हूँ। शंकु नहीं, एक बेलनाकार है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, बेलनाकार हो गया। ठीक, कह रहा है एक सरफेस पे जो इसका है लंबवृत्तीय शंकु रखा गया। यहाँ पे इसको क्या है, लंबवृत्तीय शंकु हमने रख दिया। और एक पे हमने क्या कर दिया, एक पे हमने क्या कर दिया, अर्धवृत्ताकार, मतलब अर्धगोला रख दिया हमने। इसका सेंटर हमने मान लिया। ठीक है, इसका सेंटर हमने यहाँ मान लिया। इसका हमने यहाँ से क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक, ये हो गया तैयार आपका। कह रहा है कि बेलनाकार का आकार 14 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक, 14 सेंटीमीटर हुई। अब कह रहा है कि एक दूसरा छोर सभी तीनों के आकारों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या सबकी, इसकी भी कितनी है, इसकी भी त्रिज्या 3 है, इसकी भी त्रिज्या 3 है, मतलब सबका त्रिज्या सेम है। इसका मतलब एक ही आधार पे सभी क्या बने हुए हैं। ठीक, कह रहा है कि यदि शंकु और गोलार्ध समेत बेलनाकार वस्तु की लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ये टोटल कितना है, 21 सेंटीमीटर है। जब टोटल 21 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये इसके किसके, ये इसके क्या है, रेडियस के क्या है, बराबर है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो ये कहेंगे जब ये 14 और 3 कितना 17, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 4। क्यों 4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल क्या थी, टोटल लंबाई कितनी थी, 21, और 21 का मतलब 14 3 17 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया, हमने क्या रख दिया, 4 रख दिया। ठीक, अब देख रहे हैं कि 3 4 और इधर क्या होगा, तो आप सबका हम क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम शंकु का क्षेत्रफल निकालें। तो ऐसे में हम क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालते हैं। जब ये एक दूसरे को कवर्ड किया होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया न निकाल के हम क्या करते हैं, सॉरी, ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, पहले इसका हम निकालें। तो पहले हम शंकु का, कोन का, पहले हम कोन का लिखेंगे, प्लस उसके बाद हम किसका लिखेंगे, सिलेंडर का लिख देंगे। मिटाता हूँ मैं इसको। ठीक, पहले हम किसका लिखेंगे, पहले हम कोन का लिख देंगे, प्लस उसके बाद किसका लिखेंगे, तो आप कहेंगे फिर सिलेंडर का लिखेंगे, प्लस उसके बाद हम किसका लिखेंगे, तो अर्धगोले का लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं। इसका क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई, कोन का जो होता है वो क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर ओ क्या, एल, कवर्ड सरफेस एरिया। ठीक, और बेलनाकार क्या क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलनाकार का क्या होता है, 2 पाई आर एच। और अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का होता है क्या, 2 पाई आर का क्या, स्क्वायर, 2 पाई क्या, आर का स्क्वायर। अब इसको हम वैल्यू पुटिंग करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ठीक, ये हमारे क्या है, ये 4 सेंटीमीटर से यहाँ से आते हैं। जब ये 4 है तो ये इसको हम क्या कहते हैं, एल, और एल की वैल्यू हम क्या रखते हैं यहाँ पे 5। ये हमारी क्या है, तिरछी ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं। ठीक है, देखें पहले कि दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे पाई और आर दोनों में क्या है, कॉमन है। पाई और आर हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया, एल, यहाँ पे क्या बचा, 2h, और यहाँ पे क्या बच गया, तो आप कहें पाई और आर कॉमन ले लिया, तो आपने यहाँ पे क्या बचा, आर, 2r। ठीक है, अब यहाँ पे हम रखते हैं। तो आर की वैल्यू सबकी रेडियस क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, 3 पाई इंटू एल। एल की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे एल की वैल्यू यहाँ पे जो तिरछी ऊंचाई वो कितनी है, 5, इंटू बेलनाकार, बेलन की जो ऊंचाई कितनी है वह आप कहेंगे कितना, 14, तो 14 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस 2r। रेडियस सबकी कितनी है, तो 2 इंटू जो सर्किल जो गोला है, हेमिस्फीयर है, उसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3, तो 3 दूना कितना, 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई इंटू, तो ये कितना होगा, 14 दूना 28, 28 6, 28 6 कितना होगा, 34, 34 5 कितना हो जाएगा, 39। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 कितना, 27, 2 हासिल हुआ, 3 3 के 9 9 2 कितना, 11। इसका मतलब जो एरिया होगा 117 पाई क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल में। अब कह रहा है कि ये फेंच है
बोलते हैं, इतने लोग स्पेनिश बोलते हैं, इतने जापानीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो अब फ्रेंच बोलने वाले की संख्या कितनी है? 23। फ्रेंच बोलने वाले की संख्या कितनी है? 23। अब इस वाले सर्कल में क्या क्या आ रहा है? इस वाले सर्कल में क्या क्या आ रहा है? आप देख रहे हैं कि ये 20 भी आ रहा है। 20 किसकी संख्या है? फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलने वाले की, केवल फ्रेंच और स्पेनिश बोलने वाले की। ये क्या है? ये 4 क्या है? तीनों बोलने वाले की। और ये क्या है? फ्रेंच और जापानीज़ बोलने वाले की, ठीक। इसको अगर मैं सम करता हूँ, ये 20, 4 और 5, 20 4 कितना होगा? 24, 24 5 कितना होगा? 29। तो ये फ्रेंच बोलने वालों की संख्याओं से क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। जब ऐसे केसेस में जब ये अधिक हो जाते हैं तो टोटल संख्याओं की टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बस सबको ऐड कर देते हैं। मैंने क्या कहा? फिर से देखें, जब ये इस गोले में आए हुए इन सभी वैल्यू जब इस पूरे टोटल के वैल्यू से अधिक हो जाते हैं तो सबको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। वही पूरी की पूरी क्या होती है? संख्या होती है। अगर पूरी इसके बराबर या इससे कम होती तब तो उसके लिए हम क्या करते हैं? और आंसर तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या है? सबको हमें ऐड करना है। तो सबको ऐड करते हैं। हमने किसको ऐड किया? 23 और किसको? 32 को। 23 और 32 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 23 और 32 हो गया 55। 55 और 9 कितना हो गया? तो 55 और 9 कितना हो गया? 64। मतलब ये हो गया 64 प्लस ये कितना? आप कहेंगे ये हो गया कितना? 20 प्लस अब क्या क्या बच गया? 5 4 9 9 7 कितना? 16। 9 7 कितना? 16। अब यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 64 और 16 कितना हो जाएगा? 80। 80 प्लस कितना? 20। तो 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 100। मतलब टोटल जो पढ़ने वाले कुल छात्रों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 100 थी। मतलब आंसर यहाँ पे ये सही होगा, ठीक है। आपने देखा चीज़ों को मैं कितने धीरे धीरे और कैसे अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि जब हमारा परिवार बड़ा होगा तब मैं अधिक आप लोगों से मोटिवेटेड होऊंगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का प्रयास करूँगा। तो ऐसे ही हम आगे भी करते रहेंगे सवालों को। आज हमने देखा कि हमने किसी शिफ्ट के पेपर को उठाया था। कौन सी शिफ्ट थी? तो आप कहेंगे कि 30/10/2018 का शिफ्ट का पेपर था। और यहाँ पे मैंने क्या किया? हर एक सवाल के कॉन्सेप्ट को समझाया है। प्रॉपर हर एक सवालों को मैंने देखा और हर एक सवाल के कॉन्सेप्ट को समझाया है। लेकिन जब आप चैप्टर वाइज इसको पढ़ते हैं, जैसे हमने पीछे भिन्न का चैप्टर 2 चैप्टर हमने क्या क्या क्लियर किया था, ठीक है। भिन्न का 2 पार्ट में हमने क्लियर किया था। तो आपको भिन्न से सारे जो भी कॉन्सेप्ट है पता चल गया। अब भिन्न से कोई भी सवाल आएगा आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे में हमने क्या किया? बस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्वेरी को क्या किया? क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे हमने बताया, ठीक है। तो हम शिफ्ट वाइज पेपर भी करेंगे और क्या करेंगे? और चैप्टर वाइज भी करेंगे। तो आपने देखा आज हमने शिफ्ट वाइज किया, तो कल हम चैप्टर वाइज भी करेंगे। और आज आप बता सकते हैं, कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि आप कौन सा चैप्टर का आपको कराया जाए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अब बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो तो आप चैनल को नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का घंटा जरूर बजा दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव ए ग्रेट डे।